नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? एक पावरफुल लीडर से पावरफुल डिक्टेटर की तरफ। और शायद इसीलिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में, संसद में मोदी से तल्ख सवाल करना, मुश्किल सवाल करना नामुमकिन सा होता जा रहा है। मुश्किल सवाल हुआ नहीं कि सांसद सस्पेंड। और मैं राहुल गांधी की, महुआ मित्रा की, संजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आज की, जहां राज्यसभा में, लोकसभा में एक ही झटके में, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, हमारे आपके जनता के चुने हुए 92 एमपीज, 92 सांसद पूरे सत्र के लिए 92 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा नहीं हुआ हाल फिलहाल में। और ये जो सस्पेंशन है, इसके पीछे कहानी भी उतनी हैरत अंगेज है। वो कहानी जो गोदी मीडिया, अखबार आपसे छुपा रहे हैं। और आज मेरी कोशिश होगी कि उसी कहानी को, वही जो अंदर का सच है जो छुपाया जा रहा है, उसको हिम्मत के साथ आपके सामने रखूं। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब। Is that what the government is ultimately aiming? सबको सस्पेंड कर दो। ये इंडिया अलायंस के कमांडिया गठबंधन के सदस्यों ने जिस प्रकार का भद्दा व्यवहार सदन के अंदर किया, मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें, लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, संसद का, बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। अब दोस्तों, इस सस्पेंशन को लेके जो थोक के भाव, होलसेल में ये जो सस्पेंशन हुआ है, संसद से लेकर सड़क तक देश भर में हंगामा है। और ये मामूली बात नहीं है कि कोई सरकार 70, 80, 90, 92, मैंने कहा ना कल 100 से ज़्यादा हो सकते हैं सांसद, उनको सस्पेंड कर दे, निलंबित कर दे सत्र भर के लिए, चुने हुए सांसद को। मामूली बात नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा इसके पीछे बड़ा खेल है, बिग गेम। वो खेल जो आपसे छुपाया जा रहा है, और मैं आज कोशिश कर रहा हूं उसको सामने लाने की कि असली वजह क्या है, अंदर की पूरी बात क्या है। लेकिन अंदर की कहानी बताने से पहले मैं चाहता हूं एक तस्वीर आप देखें और गौर से देखें। अब दोस्तों, ये जो साहब हैं, ये मेरे ही जैसे पत्रकार थे। कर्नाटक के एक अखबार, विजया कन्नड़ अखबार है, उसके रिपोर्टर थे। नाम है प्रताप सिन्हा, और ये नाम आजकल बहुत चर्चा में है, उसको मैं आगे बताऊंगा। अब ये प्रताप साहब जो थे, इनकी ज़िंदगी में 2008 में एक ऐसा मोड़ आया कि फिर प्रताप साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल 2008 में इन्होंने किताब लिखी मोदी जी की तारीफ में। जी हाँ, मोदी जी की तारीफ में 2008 में किताब लिखी, जब मोदी जी गुजरात के विवादास्पद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये किताब जब मोदी जी के पास पहुंची और प्रताप साहब पहुंचे, तो किताब इतनी पसंद आई, अपनी तारीफ मोदी जी को इतनी पसंद आई कि पूरी तरह से फिदा हो गए प्रताप सिन्हा पे। और 2014 में मोदी जी ने इनको टिकट दे दिया, ये सांसद बन गए। 2019 में भी ये सांसद बन गए। अब आप कहेंगे कि प्रताप साहब की ये जो जीवनी मैं बता रहा हूं, इसका इस सस्पेंशन और हंगामे से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, वही बताने जा रहा हूं जिसको छुपाया जा रहा है। अब प्रताप सिन्हा ये वही बीजेपी के सांसद हैं जिन्होंने संसद में स्मोक बॉम्ब छोड़ने वाले दो लड़कों को, दो युवाओं को लोकसभा का गैलरी पास दिया था। यानी जो सारा कांड हुआ संसद में, वो जो पास इन्होंने दिया था उसी के बेस पे हुआ। अगर ये पास ना देते, ये उन लड़कों को पास ना देते, इनका स्टाफ पास इशू ना करता, तो वो लड़के कभी भी कैंपस में जा ही नहीं सकते थे। यानी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे जड़ में, इस हमले की जड़ में ये बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा है। और पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि आप बहस कराइए, पार्लियामेंट में बहस हो और प्रताप सिन्हा की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए। आखिर वो जो बच्चे हैं, उन पर अगर टेरर के केसेस रजिस्टर हो सकते हैं, तो क्या इनसे पूछताछ नहीं होगी? क्या ये कसूरवार नहीं है? क्या बाकी सांसद जिनको एक झटके में बिना किसी कारण सस्पेंड किया जा सकता है,
इनको कोई सस्पेंड नहीं करेगा, इन पर कोई एक्शन नहीं होगा, इन पर कोई एफआईआर नहीं होगी, तो पूरी पार्लियामेंट, जी हाँ, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें विपक्ष ये चाहता है कि बहस हो, अमित शाह आए, वो स्टेटमेंट रखें, फिर मोदी स्टेटमेंट रखें, फिर उस पर बहस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए कि ये जो सांसद है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, जिस तरह से सुरक्षा को भेद दिया गया है 13 दिसंबर के दिन, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। तो जिम्मेदारी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, इस बीजेपी सांसद पर कार्रवाई हो। अब क्योंकि जब बहस होगी तो सारा का सारा जो पूरी बहस होगी उसकी केंद्र बिंदु में ना सिर्फ वो बच्चे होंगे, ना सिर्फ महंगाई का मुद्दा होगा, ना सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा होगा जिसको लेकर स्मोक बॉम्ब छोड़ा गया था जिस प्रोटेस्ट में, बल्कि ये जो प्रताप साहब हैं, मोदी और शाह के सबसे करीबी, इनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत होगी और बीजेपी के लिए भी शर्मिंदगी होगी कि कहीं ना कहीं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। बात जब निकलेगी तो प्रताप सिम्हा पे ही आके रुकेगी, उस पास पे ही रुकेगी जिसके जरिए वो बच्चे अंदर घुसे थे। अब दोस्तों, जानकारों का कहना है और खासकर बीजेपी में जो सांसद है उनका ये कहना है कि अगर अमित शाह स्टेटमेंट देते तो बात ये खत्म हो जाती, इतना बड़ा बवेला ना होता कि आपको 90 सांसद सस्पेंड करने पड़ रहे हैं। हो सकता है कल को ये संख्या 125 हो जाए। एक आदमी, एक एमपी को बचाने के लिए, बीजेपी के एक एमपी जो मोदी जी के करीबी हैं, यानी मोदी जी के करीबी आदमी को बचाने के लिए 100 सांसद सस्पेंड किए जा रहे हैं। कोई सवाल नहीं पूछ सकता प्रताप सिन्हा पे, कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि वो पास क्यों दिया गया था। शायद इसीलिए ऐसा लोग कह रहे हैं कि मोदी चाहते हैं कि इस पर बहस ना हो, इस पर देश के गृह मंत्री स्टेटमेंट ना रखें। ना अमित शाह बोलेंगे, ना अमित शाह जाएंगे, ना स्टेटमेंट होगा, ना बहस होगी, और 3-4 दिन में ये विंटर सेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद चुनाव होगा। ये है स्ट्रेटजी पर्दे डालने की, और इसी से पर्दे उठाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। नतीजा ये है कि जो सवाल आज की तारीख में प्रताप सिम्हा पे उठाता है, या मोदी जी पे उठाता है, या उनके सांसद पे उठाता है, या बहस की मांग करता है, स्पीकर उनको तुरंत सस्पेंड कर देते हैं, और राज्यसभा में ये जो साहब हैं चेयरमैन धनखड़ साहब, ये सस्पेंड कर देते हैं। अब दोस्तों, जो असली सवाल है वो यही है कि क्या अपना एक सांसद बचाने के लिए, या शर्मिंदगी से बचने के लिए, या मुद्दों से बचने के लिए, क्या इस इशू पे, पार्लियामेंट पर ये जो स्मोक बॉम्ब छोड़ा गया, इस इशू पे कोई भी सांसद बहस की डिमांड नहीं कर सकता? क्योंकि मोदी नहीं चाहते, और मोदी जो चाहेंगे वही होगा, भले ही वो परंपरा के विरुद्ध हो, नियमों के विरुद्ध हो, ऐसे ट्रेडिशंस ना हो, या पूरी की पूरी विपक्ष की संस्था ही को खत्म कर दिया जाए, पूरे के पूरे सवाल जवाब को ही खत्म कर दिया जाए। जो मोदी कहेंगे वही होगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो लक्षण हैं, ये जो सिम्टम्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, उभर के सामने आ रहे हैं, क्या एक तानाशाह इमर्ज हो रहा है इस पूरे सिनेरियो में? क्या एक डिक्टेटर इमर्ज हो रहा है, और उस डिक्टेटर का नाम आगे चलकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी होगा अगर वो 24 में जीतता है? क्या 24 के बाद यही सीन होगा? 80 सांसद सस्पेंड, 90 सांसद सस्पेंड, क्या किसी को सवाल पूछने नहीं दिया जाएगा? क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या उस तरफ बढ़ रहा है जहां संवाद दो लोगों के बीच में नहीं होगा, पक्ष और विपक्ष के बीच में नहीं होगा, जहां सवाल की गुंजाइश ही नहीं होगी? मुझे लगता है कि इस पूरे मसले पर जिसका इम्पैक्ट होने जा रहा है 2024 पे, चलते सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास भीतर तक इस बड़े सवाल को डिकोड करते हैं। टाइगर, पहला सवाल कि ये जो 92 सांसद, 92, एक नहीं दो नहीं, होलसेल में थोक के भाव विपक्ष के सांसद निलंबित किए जा रहे हैं, सस्पेंड किए जा रहे हैं, वो भी पूरे सेशन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पूरे सेशन के लिए। ये जो अभूतपूर्व घटना हो रही है, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एक सांसद जो प्रताप सिम्हा है, ये जो शख्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जिन्होंने पास उपलब्ध कराया था उन लड़कों को जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच करके जो लोकसभा के सदन तक पहुंच गए थे, इस सांसद को बचाने के लिए ये सारी कवायद हो रही है, नंबर 1।
एक सांसद को बचाने के लिए आप 100 सांसद बर्खास्त कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे? या फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं मोदी को जरा भी परवाह नहीं, मोदी और शायद दे आर नॉट बॉदर्ड, उनको विपक्ष से मतलब नहीं, सिस्टम से मतलब नहीं, क्या है ये? देखिए, वो सांसद इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसके लिए 100 लोगों का बलि दिया जाए। विपक्ष पूर्ण पूर्ण रूप से सदन के बाहर कर दिया जाए। सवाल है नरेंद्र मोदी जी का। मोदी जी सुनने के आदी नहीं, सवालों के आदी नहीं। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी यही तेवर थे। जो गुजरात का मॉडल देश पे लागू हुआ, यह है ओरिजिनल मॉडल जो आप विधानसभा लोकसभा में देख रहे हैं। यह है मॉडल। मोदी जी लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं रखते। ना वो अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, ना वो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। कितना भी आपको बहुमत मिले, सदन में विपक्ष कितना भी कमजोर हो, वो लोकतंत्र के रथ का दूसरा पहिया है। लेकिन मोदी जी ने ठान लिया है कि साइकिल जो सर्कस में चलती है एक पहिए की, वही चलाना है, उन्हें दूसरे पहिए का कोई मतलब नहीं है। विपक्ष की मांग क्या थी? विपक्ष सरकार से इस्तीफा मांग रहा था? नहीं। विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष गृह मंत्री का वक्तव्य चाहता था। विपक्ष प्रधानमंत्री का इस पे इंटरवेन चाहता था, क्योंकि पार्लियामेंट के वेल में दीक्षक दीर्घा से लोग कूदते हैं स्मोक बॉम्ब लेके। वो बॉम्ब फेटल भी हो सकते थे, पार्लियामेंट भी उड़ सकता था। इस पे बहस करना चाहते हैं। क्या ये पार्लियामेंट के सिक्योरिटी का बड़ा इशू नहीं है? क्या ये वो आतंकवादी थे जो पाकिस्तान से आके अपने पार्लियामेंट में हमला किया था? जब अटल जी की जब सरकार थी वहां पे, ये तो अपने बच्चे थे। सरकार विपक्ष के इस बात से भी नहीं डरे। दीपक जी, मैं बता रहा हूं आपको, विपक्ष चर्चा चाहता है, विपक्ष स्टेटमेंट चाहता है, सरकार इससे नहीं डरी है। सरकार डरी है चर्चा से। यदि इन दो बच्चों के कूदने पे चर्चा हुई तो फिर वो इश्यूज भी डिस्कस होंगे जिनकी वजह से ये बच्चे कूदे हैं। फिर बेरोजगारी, गरीबी, ये महंगाई। तमाम समस्याएं जिनसे सरकार लगातार भाग रही है, सरकार टोटली शर्म लिहाज जो भी है सब तिजोरी में बंद करके बैठी है। टाइगर, मैं असली असली सवाल पे आ रहा हूं। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का जो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में इस तरह का जब पेच फंस जाता है, एक डेडलॉक हो जाता है, बहुत से रास्ते होते हैं, बातचीत होती है दोनों तरफ से, आपको लगता है कि बीजेपी से कोई आदमी बात ही नहीं करना चाहता? क्या आपको लगता है कि चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो राज्यसभा के चेयरमैन हो, धनखड़ साहब हो, ये अपना इनिशिएटिव नहीं ले पाते? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इनिशिएटिव नहीं ले पाता? क्या सब कुछ पार्लियामेंट के भीतर भी मोदी जी तय करते हैं? मोदी जी तय करते। आपने ये कैसा सोचा कि जोशी जी कुछ अपना वक्तव्य देंगे? आपने कैसा सोचा धनखड़ साहब या बिरला बिरला बिरला। जी ये कहेंगे? बिरला जी ने कहा कि ये मेरा दायित्व है भाई, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, इसमें सरकार क्या करेगी? कभी संविधान पढ़ा भी है इन लोगों ने? संविधान के मायने, लोकतंत्र के मायने ये लोग जानते हैं कि एक तानाशाह के जो अंकुर उसमें फूट रहे हैं उसको रोज पानी और बाकी चीजों से सींचा जा रहा है ताकि एक वटवृक्ष बन के एक तानाशाह का खड़ा हो जाए इस देश में। ये प्रयास चल रहा है बाकी सांसदों का। टाइगर 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 टाइगर, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मोदी जी सब कुछ तय करते। क्या मोदी जी को सलाह देने वाला, उनके पास राजनाथ सिंह है जो बीजेपी के दोबारा अध्यक्ष रहे, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, सुलझे हुए हैं, गडकरी जी हैं, बड़े सुलझे हुए हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, क्या ये लोग मोदी जी को नहीं बताते कि भाई मोदी जी ठीक है, आप बहस कर लीजिए या स्टेटमेंट दे दीजिए, खत्म करिए? क्या कोई
राजनाथ और गडकरी आज सलाह देने की स्थिति में नहीं है मोदी जी को, शाह साहब को। कौन है राजनाथ, कौन है गडकरी? गडकरी जी को पूछा जाए कि लास्ट टाइम उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात कब की थी? जब बात करने पे आपको स्नब किया जाता है, जब सजेशन देने पे आपके हाथ से मंत्रालय निकाले जाते हैं, तो कौन अपने पैरों पे पत्थर मारेगा? कल राजनाथ सिंह का टिकट काट देंगे तो राजनाथ सिंह क्या करेंगे? क्या स्थिति है राजनाथ जी की, क्या ताकत है राजनाथ जी की? क्या ये तीसरी बार अगर मोदी जीतते हैं, क्योंकि अमित शाह ने भी हाल के इंटरव्यू में कहा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें ला रहे हैं, गोदी मीडिया भी कह रही 300 से ज्यादा सीटें आ रही, अगर तीसरी बार मोदी शपथ लेते हैं 6 महीने बाद, तो आपको लगता है कि बहुत कुछ इस देश में बदलेगा और ये देश वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा सकता है, और जहां विपक्ष की ये कई देश, पार्टियां नहीं होंगी? ये वन पार्टी सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, चाइना जैसा होगा, यहाँ संविधान बदला जाएगा, विपक्ष, यहाँ विपक्ष जो पार्टी विपक्ष रीजनल जेल में पार्टीज डाला, हैं, रीजनल पार्टी जेल में चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। ममता ममता सब, सब 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 ममता वगैरह सब खत्म हो जाएगी। नवीन पटनायक भी। केंद्र सरकार एक अध्यादेश निकालेगा, सरकार बर्खास्त करो, जो सरकार की जय बोलेगा वो रहेगा, जो भाजपा की बी टीम, जो मोदी जी की बी टीम बन के रहेगा वो रहेगा, भाजपा नहीं, मोदी जी की बी टीम। जगनमोहन रेड्डी टाइप लोग। बिल्कुल जगनमोहन रेड्डी टाइप बी टीम बनी है, आवाज दीजिए, दाल वोट डाल दिया। हमारी अनुकंपा पे सारे मुख्यमंत्री अनुकंपा पे रहेंगे। अगर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात कि देश धीरे धीरे एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है और 24 का चुनाव बहुत ही निर्णायक, बहुत ही ऐतिहासिक, अभूतपूर्व होने जा रहा है, जो एक देश में पूरे सिस्टम को बदल सकता है, देश में एक नई, आप कह सकते हैं पूरी की पूरी एक नया स्ट्रक्चर आ सकता है, ठीक है मान लिया, और कहीं ना कहीं चैलेंज होगा एक फ्री डेमोक्रेसी को। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या मोदी जो कर्नाटक में हारे, हिमाचल में हारे, कई बाई इलेक्शन हार गए, यूपी तक में हार गए, ये ठीक है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ जीता, मध्य प्रदेश जीता, क्या मोदी अपराजित रहेंगे या इनको हराने का तोड़ है लोगों के पास, इनको हराया जा सकता है? क्या राहुल गांधी को थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा? क्या कुछ एफर्ट करके मोदी को 272 के नीचे लाया जा सकता है? लास्ट क्वेश्चन। यकीनन लाया जा सकता है। विपक्ष यदि ठीक से लड़े तो बंगाल में ममता ने दिखा दिया, बिहार में लालू यादव और उन्होंने दिखा दिया, नीतीश ने दिखा दिया। कांग्रेस के क्षेत्रीय क्षेत्र यदि ठीक रहे और केंद्रीय नेतृत्व का इंटरफेरेंस कम रहे तो हिमाचल में देखा, तेलंगाना में देखा, कर्नाटक में देखा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये कांग्रेस के अपने नेताओं के कारण हार उन्होंने स्वीकार की है। खुद से हार है। तीनों नेता, अशोक गहलोत हो, कमलनाथ हो, चाहे बघेल हो, क्या इनके अडानी सेठ के साथ संबंध अच्छे नहीं थे? क्या उस एंगल पे भी कुछ काम हो रहा था? 500 करोड़ रुपए का चार्ज लगा था बघेल पे। मेरा दावा है आपके साथ, आप ही चैनल पे कभी बताना, मुझे याद करना, 1 साल बाद भी उस 500 करोड़ वाला केस का कुछ नहीं होगा। लाल डायरी अशोक गहलोत की क्या हुआ? अब नई सरकार ने तो लाल डायरी जब्त करके अभी अशोक गहलोत को जेल में डालना चाहिए, ये नहीं होगा। मतलब दुर्भाग्य है कि लगातार मुंह की खाने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व को अकल नहीं आ रही है, दुर्भाग्य है कांग्रेस। मध्य प्रदेश में जिसको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया वो अपनी सीट नहीं निकाल पाया, टिकट बेचने के आरोप है उनके ऊपर। राहुल गांधी को मोटरसाइकिल पे घुमाने का उनको बख्शिश मिला कि वो अध्यक्ष, एक राज्य उनके हाथ में दे दिया। 29 सीटों में से 28 बीजेपी के पास है, अगली लोकसभा में 29 की 29 चली जाएगी, हो सकता है कमलनाथ की भी सीट चली जाए, तो आश्चर्य नहीं होगा जी। जब छिछोरे लोगों के हाथ में सत्ता दोगे तो यही होगा। कांग्रेस के नेतृत्व को जमीन से जुड़े हुए लोग, जिनको लोगों की समझ है, जो जननेता है, उनको जब तक सामने नहीं लाते तब तक कांग्रेस का हश्र यही होगा।
जो कुछ जी। थोड़ा बहुत अभी विश्वास है यदि इस देश को कि कुछ हो सकता है, वो रीजनल पार्टीज से है। क्या ममता, क्या अरविंद केजरीवाल, क्या नीतीश कुमार, क्या लालू यादव, उद्धव क्या उद्धव अखिलेश, क्या मायावती, क्या उद्धव, क्या शरद पवार, क्या स्टैलिन, क्या चंद्रा बाबू, ये सब मिलके क्या कोई इस देश के प्रजातंत्र को बचा सकते हैं? तो चलिए टाइगर, हम उम्मीद करते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी हालांकि बहुत स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, और हम चाहेंगे कि राहुल गांधी भी इसको ये मान के चलें कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस मोड में वो आते हैं और वो सारे अपने जितनी भी इंडिया अलायंस के बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश हो, ममता है, उद्धव है, केजरीवाल है, जिन्होंने किसी न किसी मोड़ पर मोदी को हराया है, शिकस्त दिया, अगर उनकी राय और मशवरा मानते हैं राहुल गांधी, तो हो सकता है चीजें बदल सकती हैं। और वैसे भी टाइगर, ओवर कॉन्फिडेंस मोड में तो मोदी हैं। लास्ट क्वेश्चन, ओवर कॉन्फिडेंस मोड, मैं, अहंकार। दीपक भाई ओवर कॉन्फिडेंस तो उनमें है और जबरदस्त है, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट आदमी हमेशा गलती करता है। लेकिन चुनाव लड़ने की सीरियसनेस भी उस आदमी में है, ये देख लीजिए। वो नगर निगम का चुनाव भी छोड़ता नहीं। जी वो लोकसभा के चुनाव की तैयारी विधानसभा के चुनाव खत्म होते से ही शुरू की, नतीजों का इंतजार नहीं किया। और जी इंडिया गठबंधन अभी तक, कांग्रेस अभी तक इसी में से नहीं निकला है कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसको कहां बनाया जाए, किसको क्या किया जाए। जी और जो नए अध्यक्ष बनते हैं, मुझे शर्म आती है कि जब जीतू पटवारी अपना स्वागत करवा रहे हैं मध्य प्रदेश में, अरे भाई क्या तुमने ऐसा तीर मारा जो स्वागत करवा रहे हो? पार्टी की बुरी गत हो गई विधानसभा के चुनाव में। किसी अध्यक्ष ने कहना चाहिए था कोई स्वागत नहीं, कोई हार फूल नहीं, काम पे लग जाओ, लोकसभा चुनाव नजदीक है, सर पे है। लेकिन अभी 1 महीना ये सिर्फ टूर करेंगे, अपना स्वागत करवाएंगे, फोटो छपवाएंगे, अपनी अभिलाषा पूरी करेंगे नेता जी। बनने की। ये चलिए दुर्भाग्य है टाइगर, कांग्रेस का। जीत पे दुनिया कायम है, और मुझे लगता है कि अभी आपने जैसा कहा कि जो दीपक क्षेत्रीय भाई, नेता हैं, जो हमारे रीजनल पार्टीज आपके हैं। प्लेटफॉर्म पे कम से कम हम किसी जीत के और हार की बात करने के बजाय लोकतंत्र बचाने की, और जो भी हो उसकी गलती यदि दिखती है तो सामने रखने की बेबाक तरीके से बात करते हैं। नहीं, और बिल्कुल ये बिल्कुल आपको बिल्कुल। धन्यवाद, आप मुझे बोलने देते हैं। जी जी जी। ना हम किसी नहीं पॉलिटिकल टाइगर, पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छी योजना, यदि कोई अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, अहंकार है, सब कुछ है मोदी में, लेकिन लड़ने की ताकत और जो लगातार अपने आप को झोंकने की ताकत जो है, वो विपक्ष क्यों नहीं ला पाता अपने आप में? ये बात तो आपको देखनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए टाइगर, आप आए, आपने अपनी बात रखी, और मुझे लगता है जैसे मैं फिर कह रहा हूँ कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और देखते हैं 2024 में क्या होता है। ओवर कॉन्फिडेंस मोड एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, और उस बैठक में जाहिर तौर पे कोई ना कोई फार्मूला आगे का निकलेगा। मुझे लगता है बेहतर सामंजस्य हो, सब लोग अपने अपने अहम को छोड़कर इस युद्ध में, इस आप कह सकते हैं हवन में लग जाएं कि भाई ये यज्ञ जो है ना, लोकतंत्र के लिए सभी को लड़ना है। और जैसा कि आपने कहा था कि अगर 24 में मोदी आए तो सब कुछ बदल जाएगा, सारा स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, और लोकतंत्र पता नहीं कहाँ खो जाएगा, ये आपका कहना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ऊपर वाले से, कि ऐसी स्थिति से इस देश को बचाए। अगर आप आए, बहुत निर्भीकता के साथ बोले, बहुत निडर होके बोले आज, धन्यवाद। बल्कि आप बहुत सी बातों पे गरजे भी, और आपने आज बहुत सी चीजें भी, सलाह भी दी है आपने, और उम्मीद है कि लोग आपकी सलाह सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का, धन्यवाद। और अपने धन्यवाद। दोस्तों की तरफ से, दर्शकों की तरफ से आपका आभार। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।